अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं तो यह एहसास ज़रूर जानते होंगे। वीडियो अपलोड किया, सारी मेहनत लगाई और फिर वो ईमेल आता है, आपके वीडियो पर एक कॉपीराइट सूचना। बस दिल की धड़कन तेज़। अब ये कोई छोटी मोटी बात है या चैनल के लिए एक बड़ा खतरा? और बस यही सवाल सबसे ज़रूरी हो जाता है। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक छोटी सी चूक और एक सीरियस वार्निंग के बीच का फ़र्क किसी भी चैनल का भविष्य तय कर सकता है। तो आज हम इसी फ़र्क को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम क्लेम और स्ट्राइक के बेसिक फ़र्क को जानेंगे। फिर समझेंगे कि एक कंटेंट आईडी क्लेम क्या होता है। इसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक की गंभीर दुनिया को देखेंगे, कुछ आम गलतफहमियों को दूर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सब से सुरक्षित कैसे रहा जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, क्लेम और स्ट्राइक के बीच का फ़र्क। ऐसा समझिए कि क्लेम YouTube की तरफ से एक हल्की सी निराशा जताने जैसा है, लेकिन एक स्ट्राइक वो एक कानूनी चेतावनी की तरह है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है और उनके नतीजे भी बिल्कुल अलग हैं। चलिए फ़र्क को और साफ करते हैं। एक तरफ है क्लेम, जो लगभग हमेशा कंटेंट आईडी नाम के एक ऑटोमेटिक सिस्टम से आता है। इसका असर सिर्फ एक वीडियो पर होता है और मामला ज़्यादातर कमाई से जुड़ा होता है। दूसरी तरफ है स्ट्राइक, जो मैनुअल होती है, यानी कॉपीराइट का मालिक खुद एक कानूनी टेकडाउन रिक्वेस्ट फाइल करता है। इसका असर सिर्फ एक वीडियो पर नहीं बल्कि पूरे चैनल पर एक पेनल्टी की तरह पड़ता है। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और सिर्फ कॉपीराइट क्लेम की बात करते हैं, जिसे कंटेंट आईडी क्लेम भी कहते हैं। ये वो सबसे आम नोटिफिकेशन है जो क्रिएटर्स को मिलता है, और ये सब होता है YouTube के ऑटोमेटिक पहरेदार कंटेंट आईडी सिस्टम की वजह से। तो आखिर ये कंटेंट आईडी है क्या? असल में ये YouTube का एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये अपलोड होने वाले हर वीडियो को स्कैन करता है और उसकी तुलना कॉपीराइट मालिकों के दिए हुए कंटेंट के एक बहुत बड़े डेटाबेस से करता है। जैसे ही कोई मैच मिलता है, सिस्टम एक क्लेम भेज देता है। और ये आंकड़ा देखिए, इससे साफ पता चलता है कि क्लेम कितने आम हैं। YouTube पर जारी होने वाली हर एक कॉपीराइट स्ट्राइक के बदले में लगभग 50 कंटेंट आईडी क्लेम किए जाते हैं। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितना बड़ा है, लेकिन यह भी कि ज्यादातर मामले स्ट्राइक जितने गंभीर नहीं होते। तो जैसे ही कंटेंट आईडी को कोई मैच मिलता है, कॉपीराइट ओनर के पास 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो उस वीडियो से होने वाली कमाई खुद ले सकते हैं। दूसरा, वो सिर्फ वीडियो के आंकड़ों पर नजर रख सकते हैं कि उसे कितने लोग देख रहे हैं। और तीसरा, वो उस वीडियो को कुछ देशों में या पूरी दुनिया में ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में होता है। और हाँ, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि एक क्लेम का असर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो पर होता है। इससे पूरे चैनल को कोई सजा नहीं मिलती। चैनल की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, भले ही उस एक वीडियो से कमाई ना हो रही हो। अब जरा संभाल कर, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। यह मामला काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि स्ट्राइक किसी भी चैनल के लिए एक असली खतरा है। ये YouTube का 3 स्ट्राइक सिस्टम है और इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बस ये एक नंबर 3 और यही सब कुछ कह देता है। अगर 90 दिनों के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती हैं तो चैनल को बंद किया जा सकता है। जी हाँ, ये इतना ही सीधा और इतना ही गंभीर है। तो ये स्ट्राइक है क्या? देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक फ्लैग नहीं है। ये एक औपचारिक कानूनी टेकडाउन रिक्वेस्ट है। कॉपीराइट का मालिक इसे DMCA यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत खुद फाइल करता है। ये एक सीरियस लीगल एक्शन है। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है, आइए देखते हैं। पहली स्ट्राइक मिलने पर YouTube का कॉपीराइट स्कूल पूरा करना होता है। ये स्ट्राइक 90 दिनों में खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पहली स्ट्राइक खत्म होने से पहले ही दूसरी आ गई तो 90 दिन का इंतजार फिर से शुरू हो जाता है। और तीसरी स्ट्राइक, इसका मतलब है कि चैनल बंद किया जा सकता है और सारे वीडियोस हटा दिए जाते हैं। चलिए अब कॉपीराइट की दुनिया के सबसे उलझे हुए हिस्से में चलते हैं, गलतफहमियां बनाम फेयर यूज। ये वो ग्रे एरिया है जहां बहुत सारे क्रिएटर्स अनजाने में मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहां बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं। सबसे आम गलतफहमी, डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दे देने से क्लेम से बचा जा सकता है। या हजारों बार देखा होगा, म्यूजिक फला आर्टिस्ट का है या सारे अधिकार मालिक के पास हैं। लेकिन असलियत ये सरासर गलत है। कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं, जैसे डिस्क्लेमर लिखने से या क्रेडिट देने से उस कंटेंट को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिल जाती। ये तो बस ये मानने जैसा है कि हाँ, कंटेंट इस्तेमाल किया है, लेकिन बिना परमिशन के। दूसरी बड़ी गलतफहमी, किसी गाने के सिर्फ कुछ सेकंड इस्तेमाल करना ठीक है। ये सोच बहुत आम है कि 5 या 10 सेकंड जैसी कोई सेफ लिमिट होती है।
सच तो ये है कि ऐसी कोई सेफ लिमिट होती ही नहीं है। कंटेंट आईडी सिस्टम 1 या 2 सेकंड के इस्तेमाल को भी पकड़ सकता है और उस पर क्लेम कर सकता है। यहाँ कितना इस्तेमाल किया ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये मायने रखता है कि इस्तेमाल किया या नहीं। तो फिर लोग फेयर यूज की बात क्यों करते हैं? देखिए, ये कोई सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि ये कानूनी बचाव है जिसका फैसला अदालतें करती हैं। एक जज 4 चीजों को देखता है: इस्तेमाल का मकसद क्या है, ओरिजिनल काम कैसा है, उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, और इस इस्तेमाल से ओरिजिनल काम के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत पेचीदा है और इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इतनी सब जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इस आखिरी हिस्से में हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो कॉपीराइट की परेशानियों से बचने में मदद कर सकते हैं। समझिए, ये आपका कॉपीराइट टूल किट है। देखिए, सबसे सेफ रास्ता तो यही है कि सिर्फ वो कंटेंट अपलोड किया जाए जो 100% ओरिजिनल हो। अगर किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करना ही है तो उसका लाइसेंस ले। भरोसेमंद जगहों से रॉयल्टी फ्री म्यूजिक या स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी। और अगर कोई शक हो तो सीधे कॉपीराइट के मालिक से इजाजत ले ले। और आखिर में बात घूम फिरकर YouTube के एक ही उसूल पर आ जाती है, जो वो खुद कहते हैं: क्रिएटर्स को सिर्फ वही वीडियो अपलोड करने चाहिए जो उन्होंने खुद बनाए हैं या जिन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार उनके पास है। बस यही YouTube पर कॉपीराइट का सुनहरा नियम है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं: क्या कॉपीराइट सिर्फ एक रुकावट है जो क्रिएटिविटी को रोकती है, या फिर ये वही ढांचा है जो हर क्रिएटर की मेहनत की रक्षा करता है, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो अभी से देख रहे हैं? ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये हर किसी के ओरिजिनल काम की सुरक्षा भी है।